हाय साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए सुपर स्काई क्लासेस सुपर टीचर्स के साथ। और यूपी होमगार्ड का ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर वो आपने क्लास नहीं ली है तो पहले वहाँ से एक प्रैक्टिस सेट से आप क्लास लेके आइएगा, तब आप यहाँ पे समझ पाएंगे। बहुत ही हम बेसिक से लेके चले हैं और बहुत ही हम हाई लेवल तक जाएंगे। यूपी होमगार्ड के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो बाहर नहीं जाने, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप सुपर स्काई क्लासेस सुपर टीचर से भरोसा कर सकते हैं। तो बगैर देरी के हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हम डेली, मैंने आपको बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन कराएंगे। 100 प्रैक्टिस सेट का हमारा टारगेट है। इसके बाद में बीच हमारा संडे है, वहाँ पे 100 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो 2-4 कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमारा टारगेट यही है कि आपके यूपी होमगार्ड के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको कोई भी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यहाँ से पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो सुपर स्काई क्लासेस सुपर टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं वहीं से आएंगे, आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो जीएसटी का एक प्रकार कौन सा नहीं है? एसजीजीएसटी। हमारा जो एसजीएसटी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्टेट गुड सर्विस टैक्स हो जाता है, ये तो है हमारा। सीजीएसटी है वो सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ये भी हमारा है। और आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, ये भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा यूजीएसटी है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये हमारा ये हमारा स्टेट्स के राज्य के लिए, ये सेंट्रल के लिए केंद्र के लिए, और ये राज्य से राज्य के लिए। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। न्यून न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है, किया गया है? क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, केवल आयातित वस्तुओं के लिए, किसानों की फसलों के लिए, औद्योगिक उत्पादनों के लिए, शेयर बाजार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसानों की फसलों के लिए। किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वो है, वो घोषित किया गया है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दूं आपका गेहूं। तो गेहूं का हो गया 2685 रुपए पर कुंटल, 2685। मसूर का अगर मैं लेके चलता हूँ तो मसूर का 7000 पर कुंटल, 7000 पर कुंटल रुपए हो गया ये आपका। ऐसे करके सरकार ने किसानों के लिए कुछ जो हमारी फसलें हैं, उनके रेट फिक्स कर दिए हैं कि इससे कम में कोई खरीद ही नहीं सकता है, इससे कम में कोई खरीद ही नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये ऑप्शन आप पढ़े, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है इसमें। नीति आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वो है राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। गले में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा धीरे बोल पा रहा हूँ। गले में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा धीरे बोल पा रहा हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे भाइयों, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? देखो, मैंने आपके नृत्य के बारे में कुछ पढ़ाया था और कुछ के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो मैं सोच रहा हूँ नृत्य के बारे में, सारे स्टेट्स के जो नृत्य हमारे फेमस के बारे में एक बार पढ़ा दूंगा आपके लिए, ब्रीफ कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का है? वो है केरल का, वो है केरल का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, भारत नाट्यम है, ये आपको याद रखना है। और कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान, ये आपको याद रखना है। तो आपके 4 राज्यों को आपको याद हो गए। उत्तर प्रदेश का आपको पता ही है, कथक मैंने आपको पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश का कथक मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। जो मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध है वो केरल, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, और ये कर्नाटक का यक्षगान है। ये आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
स्ट्रॉन्ग धुआं प्लस कोहरा के कारण। देखो ये बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही अच्छे से आप समझोगे इसके लिए, तो आप ये क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। देखो इसमें आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर याद आ गया होगा, देखते ही ऑप्शन, देखते ही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉग धुआं, जो स्मॉग धुआं होता है, जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें प्लस कोहरा का कारण है, तो क्या है, ओजोन अक्षय, जो हमारी ओजोन परत है वो या तो कमजोर हो जाएगी और या उसमें छेद हो जाएगा, उसी का ये कारण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये कारण होता है। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा माना जाता है? देखो इसको आपको ऐसे याद करना है, इसको आपको ऐसे याद करना है। भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए, होती है, ये एक दुनिया में सच है और कुछ भी सच नहीं है दुनिया में, केवल यही ये सच है कि मृत्यु आनी है तो आनी है। तो जब मृत्यु आती है, आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो हम लोग जब अस्थि लेने जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है, केवल दांत मिलते हैं। वहां पे केवल क्या मिलता है? वहां पे केवल दांत मिलता है, दांतों का इनेमल, ये आपको याद रखना है। वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो सबसे कठोर। सबसे कमजोर कौन सा होता है? सबसे कमजोर पदार्थ होता है, वो आपको बता दूं, सबसे कमजोर पदार्थ, सबसे कमजोर पदार्थ क्या होता है? कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन जो होता है वो यहाँ पे पानी होता है, कॉलर बोन, ये यहाँ की जो हड्डी होती है ना, कॉलर बोन की बहुत ही कमजोर होती है, कोई ऐसे मार देगा ना वो टूट जाती है। कॉलर बोन सबसे कमजोर हड्डी होती है। कॉलर बोन इसलिए बोलते हैं, हम शर्ट पहनते हैं, अब हमारा कॉलर आता है तो इसलिए हम उसको कॉलर बोन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। वो सबसे कमजोर होती है, और दांतों का इनेमल वो सबसे मजबूत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? सबसे मेन भी चीज, सिंथेटिक होता क्या है? सिंथेटिक होता क्या है मेरे भाइयों? तो देखो मैं आपको बता दूं, सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपास, कपास एक वो चीज है जो कृत्रिम रूप से पैदा नहीं की जा सकती है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती है, तो उगाया ही जाता है, इसको उगाया ही जाता है। बाकी नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर, ये सारे के सारे किसान बना लेते हैं, ये सारे सारे किसान बना लेते हैं और इसको निर्मित कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा ना, क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि बाहर जाने ही नहीं दूंगा, बाहर जाने ही नहीं दूंगा। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर रखे मिलेंगे, ऐसे ही आपको मिलेंगे। ये मैं हर क्लास में कहता हूँ, क्लास पढ़ लो, नहीं तो बहुत ही धोखा खा जाओगे, बहुत ही अफसोस करोगे। यूपी होमगार्ड की भर्ती नहीं आने वाली बहुत लंबे समय तक, जो भर्ती आई बहुत समय बाद आई है, बहुत समय बाद आई है भर्ती, और बहुत भर्तियां आई मेरे भाई। किस देश को उगते सूरज की भूमि, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान एशिया का सबसे पूर्वी देश है, जापान एशिया का सबसे पूर्वी देश है। इसकी राजधानी है हानि, टोक्यो है, इसकी राजधानी टोक्यो है। और इसकी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाया था, एन है, ये आपको याद रखना है, मुद्रा एन है, ठीक है। तो ये उगते, जो हमारा उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, ये आप कभी भूल नहीं पाओगे, ये आप कभी अब भूल नहीं पाओगे। फसलों के चक्रण का क्या अर्थ है? जो फसलों के चक्रण का अर्थ होता है वो क्या अर्थ है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ उगाई जाती है। क्या लाइट लग रही है? लाइट, केवल एक फसल उगाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, कुछ फसलों में बार बार उगाई की जाती है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चक्रण का अर्थ जो होता है वो होता है केवल एक फसल उगाई की जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों का उगाना। क्रमिक रूप से आप उगाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप एक से अधिक एक बार में करोगे, दो या दो से अधिक की हमने क्या कर दिया, गन्ना बो दिया, उसमें हमने सरसों बो दी,
तो वो नुकसान होगा, वहां पे आपको फायदा नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने निम्न में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो जो 1764 का बक्सर युद्ध, बक्सर कहाँ पड़ता है मेरे भाइयों? बक्सर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम। किसके बीच युद्ध हुआ था? किसके बीच युद्ध हुआ? शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। बैरोमीटर वायु दाब के लिए जैसे कि थर्मामीटर किसके लिए है? देखो यार, ये थर्मामीटर देखते ही सबको पता चल गया होगा किसके लिए होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। थर्मामीटर किसके लिए? तापमान के लिए होता है। नमी के लिए क्या होता है? नमी, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर के लिए होता है। हवाई जहाज के लिए क्या होता है मेरा भाई? हवाई जहाज के लिए क्या होता है? एयर स्पीड, एयर स्पीड, एयर स्पीड का जो मीटर होता है वो हवाई जहाज के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? मुख्य विषय या थीम क्या है? तो देखो, जो उत्तर भारतीय गायन ठुमरी है, उसका जो मुख्य थीम है, मुख्य विषय क्या है? विद्रोह, चाहत और प्यार, प्रेरणा, सामाजिक सामने और भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सामने और भक्ति, जो है आपका उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है मेरा भाई? कौन सी भाषा शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में? कौन सी भाषा नहीं है? उर्दू भी है, संस्कृत भी है, तमिल भी है, कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है मेरा भाई, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं। आपको, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? 340 किससे संबंधित है? 340 वित्त आयोग तो नहीं है, संघ लोक सेवा नहीं है, निर्वाचन आयोग नहीं, पिछड़े वर्ग आयोग। तो पिछड़े वर्ग आयोग जो है वो 340 अनुच्छेद से संबंधित है, पिछड़े आयोग। ठीक है, पिछड़े वर्ग के जो आयोग है तो 340 आर्टिकल, वो आर्टिकल से संबंधित है। ये आपको जहन में उतार लेना है, क्या आप अपने जहन में उतार लो। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन तो कैसे आ रहा है सर, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? इतने कठिन आएंगे भाई, इतने कठिन? क्या आपको लग रहा है आप पढ़े हुए नहीं इसलिए कठिन आएंगे? एक बार पढ़ लोगे तो आपको सरल लगेंगे। ऐसे बोलोगे इतने सरल क्यों आएंगे क्वेश्चन, पढ़ाओ ना, ऐसे बोलोगे। हरे चने का वैज्ञानिक नाम, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना मंगो, ये तो उड़द का है, उड़द का है, ये आपको याद रखना है, ये उड़द का है। मीनस यूटिलिस्मा, विकांगो सेटवा, और बिग्ना रेडिएटा। तो बिग्ना रेडिएटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिग्ना रेडिएटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे चने का जो वैज्ञानिक नाम बिग्ना रेडिएटा है, ये आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी खोज की थी, उसका श्रेय किसे दिया जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बेकरेल, अल्बर्ट आइंस्टीन और मैरी क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल ने 1896 में, 1896 में खोज की थी, खोज की थी 1896 में। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। 1896 में आपको हेनरी बेकरेल को याद रखना है, उन्होंने खोज की थी। SITE का पूर्ण रूप क्या है? SITE का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट बना लो भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ये आप इंपॉर्टेंट बना भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ये आयोग की मजबूरी हो जाएगी ये क्वेश्चन देना, ये तो बिल्कुल आएगा। सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एजुकेशन, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सोर्स इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट।
SITE का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? खिल्जी वंश की स्थापना किसने की? अब इसको थोड़ा सही से समझो। खिल्जी वंश की स्थापना किसने की? अब देखो, इसमें आपको दिख रहे होंगे ये दो ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, चार ऑप्शन में हम दो ऑप्शन तो एक साइड कर देते हैं भाई। दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं, वहां पे हमारे गलत, वहां पे हमारे क्वेश्चन गलत। अगर 100 क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे कार्ड में, अगर उसमें भी गलत करोगे तो फिर क्या ही करोगे, बलबन ने बलबन वंश की स्थापना की। बलबन वंश की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी खिलजी वंश की स्थापना। तुगबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना की थी तुगबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विटामिन सी का रोग होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पर ये दोबारा आ गया, चलो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आप इसको कमेंट आंसर में बताओ। मैं सोच रहा हूँ आप कमेंट में बताओ इसको। विटामिन सी का रोग होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी तो आपका बी वन से होता है। स्कर भी आपका विटामिन सी से होता है। मेलाग्रा ये विटामिन डी से होता है। रतौंधी का बी टू से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, जो हमारी कोशिकाएं हैं तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस मतलब उसे चलाने वाला, पावर हाउस एनर्जी देने वाला, बिजली उत्पन्न करने वाला पावर हाउस। केंद्रक, राइ राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेडिकल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं है इसका आंसर, नहीं। राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। के नाम भी बड़े खतरनाक होते हैं मेरा भाई, दो तीन बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। भारत के संविधान के, यहाँ पे पेश है, भारत के संविधान के अनुसार कृषि आय पर कर राज्य के विषय के अंतर्गत आती है। 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, पहली अनुसूची। तो भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि आय पर कर राज्य के विषय के अंतर्गत आती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं, बुक्स आप इधर उधर मत भागना, बुक्स लेने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से पढ़ो, डेली 50-100 क्वेश्चन पढ़ो, बहुत हो जाते हैं मेरे भाई, बहुत हो जाते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मैक्टॉफ, रॉबर्ट क्लाइव। उसका जो राइट राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल के थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के थे। नाइट्रोजन गैस का आणविक सूत्र क्या है? अणुसूत्र होगा, चलो आणविक सूत्र लिखा है, अणुसूत्र होगा। सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा N2। N2 इज द राइट आंसर। N2 राइट आंसर हो जाएगा। अणुसूत्र, सूत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देख के पता चल जाएगा इसमें कौन सा नहीं है। देख के पता चल जाएगा कौन सा नहीं है भाई। करेंसी नोट जारी करना ये RBI का काम है। मौद्रिक नीति का संचालन करना ये RBI का काम है। मौद्रिक मुद्रा का विनिमय करना ये इसका काम है। शेयर बाजार को विनियमित करना ये इसका काम नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। देखो, जो हम इतना बोलते हैं मीडिया के सामने, या मीडिया बोलती है, या हम किसी से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करते हैं, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन करते हैं, तो ये हम ऐसे नहीं करते, ये हमें आज़ादी दी हुई है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं होता ना तो कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता मेरा भाई, कोई किसी क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकता। जो हमारे अंदर इतनी ताकत आई है संविधान के तहत आई है, संविधान में लिखा हुआ है। अब ये कौन से उस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद इसका कौन सा है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 21, अनुच्छेद 25। तो मेरा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में लिखा है तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की से संबंधित है। केवल राष्ट्रपति ही एक ऐसे वो हैं जो किसी भी सजा के लिए माफ कर सकते हैं। हालांकि फांसी की सजा को भी वो माफ या कम कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बट इसमें है क्या, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा शक्ति से संबंधित है। 75 नहीं है, 73 नहीं है, 74 नहीं है, तो 72, आर्टिकल 72 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है। ये आपको आर्टिकल 72 याद रखना है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर के इम्फाल में। इम्फाल आपको याद आ गया इसकी राजधानी। आंध्र प्रदेश की अमरावती आपको याद आ गया होगा। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। आपको याद है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ये आपको याद रखना है, मेरा भाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। अब यहाँ पे महिला नहीं पूछी गई, प्रथम राष्ट्रपति महिला नहीं पूछी गई। यहाँ पे आपको स्मार्ट नहीं बनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे पूछता अगर महिला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ये आपको याद रखना है मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा था, हरित क्रांति ने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी या थे। क्वेश्चन बड़ा है, आप दोबारा इसको पढ़ोगे समझ जाओगे क्या पूछ रहा है। जैविक खेती के तरीके, उन्नत सिंचाई तरीके, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा मेरा। तो हरित क्रांति ने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के मुख्य रूप से शामिल की, वो कौन थी, वो थे उच्च उपज किस्म बीज और रासायनिक उर्वरक। आपको बहुत अच्छे से समझना मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। तो बोले प्रथम जनगणना थी। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, प्रथम जनगणना सर जॉन नेपियर, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लियो। 1872 में। लेकिन ये आंशिक जनगणना थी, ये आंशिक जनगणना थी, लेकिन जो पूर्ण जनगणना हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है पूर्ण जनगणना या आंशिक जनगणना, तो आपको याद रखना है पूर्ण जनगणना हुई थी, वो जनगणना 1881 में हुई थी। 1881 में हुई थी मेरा भाइयों,
और वो किसके शासक में हुई थी? वो लॉर्ड रिपन के शासक में हुई थी। लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन के शासक में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, लॉर्ड रिपन के। अगर पूर्ण पूछता है कि भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना किस शासक के समय हुई थी, तो आपको लॉर्ड रिपन याद रखना है। 1881 सन में हुई थी लॉर्ड रिपन। अगर वो केवल भारत की प्रथम जनगणना पूछता है, वो आंशिक नहीं पूछता, तो आपका लॉर्ड मेयो हो जाएगा 1872 में जो हुई थी, 1872 में। ओके। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की शुरुआत हुई? पांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। देखो मेरा भाई बांडीवास का युद्ध तो नहीं है, पानीपत का युद्ध भी नहीं है, प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, पानीपत का हुआ था 1526 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है। ये आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए आपके। जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुए थे, तो प्रथम युद्ध पूछ सकता है। लास्ट युद्ध पूछेगा ना तो 1761 बताना। लास्ट वाला लास्ट वाला 1761 में हुआ था। हरियाणा के पानीपत, ये आपको याद रखना। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। 32, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम गार्वेड राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन। राइट आंसर इज सुंदरबन। कितना सुंदर लग रहा है मेरा भाई, देखने में कितना सुंदर लिखा हुआ है सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्या है? वो है सुंदरबन। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा है। ये विश्व का है। अगर विश्व का भी आ जाए मेरा भाई ना, सुंदरबनी लगाना, सुंदरबनी लगाना, आप सुंदरबनी लगाना। ठीक? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे मेरे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर लोकसभा भंग करने की शक्ति के पास है। देखो, लोकसभा ही एक ऐसी सभा है जो भंग की जा सकती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं, वो स्थायी सभा होती है, वो भंग नहीं। ये आपको याद रखना, अगर राज्यसभा भंग करने का क्वेश्चन आएगा भी ना, तो उसमें ये भी आएगा ऑप्शन में, किसी को आपको याद रखना है, यह होती ही नहीं। ठीक है। तो लोकसभा भंग करने की शक्ति के पास है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। मेरा भाई, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए अंतिम शक्ति होती है लोकसभा को भंग करने की, जो कि आर्टिकल 85 के 2 में ये बताया गया है। जो कि आर्टिकल 85 के 2 में ये बताया गया है। कि आपको बहुत आर्टिकल नहीं पूछेगा, मैं होमगार्ड में आर्टिकल इतना भाई नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा किसके पास शक्ति है इसकी, वो है राष्ट्रपति के पास, वो है राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? मेरा भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम बदल गया है। इसका नाम दिसंबर 2025 में बदल गया है। विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत जी राम जी इसका नाम हो गया है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ, मनरेगा का नाम बदल गया है विकसित भारत, विकसित भारत, भारत जी राम जी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये दिसंबर ये दिसंबर 2025 में तो बदला गया, जिसपे इसलिए विवाद भी चला, कुछ लोगों ने विवाद भी किया था कि आप गांधी जी को आप गांधी जी से ऊपर ले जा रहे हैं राम जी के। ठीक है। इसमें एक चीज क्या बदलाव हुआ, इसमें पहले क्या था, प्रति वर्ष 100 दिन के लिए वेतन युक्त रोजगार की गारंटी थी। लेकिन मेरा भाई अब इसमें 125 दिन कर दिया गया। ये आपको ये आपको याद रखना है। 125 दिन कर दिया गया, 125 दिन कर दिया गया। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका दो डाउट क्लियर हो गए। जो मनरेगा का नाम था वो चेंजिंग होके विकसित भारत जी राम जी हो गया। विकसित भारत जी राम जी हो गया, दिसंबर 2025 में चेंज हुआ था। पहले 100 दिन रोजगार मिलता था, लेकिन अब 125 डेज। ठीक? पहले इसका पेमेंट 15 दिन में आता था। एक चीज और है, अब इसका पेमेंट जो हमारे किसान भाई हैं उनके अकाउंट में आएगा विद इन वीक, एक हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा, एलोरा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है मेरा भाई। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। जो एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पवित्र स्थल है वो है आपका राजस्थान, वो महाराष्ट्र, वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उसमें वायसराय कौन था। तो ऐसे आपको थोड़ा अंदर से क्वेश्चन आएंगे मेरा भाई, थोड़ा सा ना अंदर से क्वेश्चन आएंगे। अरे सर मैंने तो पढ़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, या तो आ गया उसमें वायसराय कौन था। अब मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। गांधी जी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था ब्रिटिश के लोगों के खिलाफ। ये आपको बहुत ही अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता। क्वेश्चन आप मन से पढ़ो, बहुत ही प्यार से पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। आप क्वेश्चन सोचोगे इतना लंबा क्वेश्चन, इतने लंबे आंसर कैसे दूं कैसे दूं, आप समझने में गुंजल हो जाओगे। आप यूट्यूब बंद कर दोगे, आप किताब बंद कर दोगे। बस यही आपको नहीं करना है, हिम्मत नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है। पढ़ाई आप कंटिन्यू करो, ज्यादा नहीं करो, 8 घंटे नहीं करो, 6 घंटे नहीं करो, 4 घंटे नहीं करो, आप डेली 2 घंटे करो, डेली 2 घंटे करो। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है मेरा भाई? किससे संबंधित है? जैन धर्म के विचार, महावीर के उपदेश, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध संघ के नियम। जो विनय पिटक पुस्तक है वो बौद्ध संघ से संबंधित, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? देखो मेरा भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय और अब राज्यों का बहुत अंतर है। धीरे धीरे राज्य जुड़ते गए, भारत में आते गए। उत्तराखंड जुड़ा, कभी कोई राज्य जुड़ा, ऐसे करके भी संविधान में प्रावधान होता है। कोई भी राज्य हमारे भारत में जुड़ सकता है, वो हमारा भारत का हिस्सा बन सकता है। तो वही इसमें दिया हुआ है मेरा भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नमों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 इसका राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 3। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 से ही स्टार्ट हो गया है। भारत का हमारा संविधान अनुच्छेद, जो हमारा संविधान स्टार्ट होता है वो होता है कि सबसे हम भारत के लोग। भारत जो पहली लाइन पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है मेरा भाई? सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, आतंकवाद विदेश विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है मेरा, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी क्या काम है? ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वो क्या है? वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और किसने की थी? और किसने की थी मेरा भाई? कि मैं आपको एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किसने की थी और किसके द्वारा कब हुई थी? तो 1920 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। अहमद, सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको मेरा भाई अच्छे से याद रखना है। 1920 में हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। 1920 में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ा दिया था, प्रतिभा पाटिल मैंने आपको बता दिया था। इंदिरा गांधी, मायावती, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू। देखो, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। वो थी इंदिरा गांधी। मायावती कौन? मायावती दलित महिला, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्होंने संभाला था उत्तर प्रदेश का एज ए CM। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में दलित महिला या किस महिला ने सबसे ज्यादा कार्यकाल संभाला था एज ए CM, एज ए मुख्यमंत्री? तो राइट आंसर सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल। भारत की प्रथम, भारत की प्लस उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू को याद रखना है। राज्यपाल। ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विद्युतीकरण, स्वच्छ भारत, डिजिटल। तो आपको देखते ही इसमें पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। देखते ही पता चल गया होगा मेरा भाई इसका राइट आंसर क्या है। भारत में कैशलेस, जब कैशलेस कैसे होगा? डिजिटल इंडिया होगा तभी तो कैशलेस होगा मेरा भाई। तब डिजिटल इंडिया होगा तभी तो कैशलेस होगा मेरा भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है? आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है। अच्छा क्वेश्चन भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, मनुस्मृति नहीं, चकर संहिता। चकर संहिता इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चकर संहिता आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? बहुत ही अच्छा है मेरा भाई, बहुत ही अच्छा है। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243 का बी या खा, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 245। तो भारतीय संविधान के पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 243 का खा या 243 का बी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, ग्रेट अंडमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। ये आपको बता रहा हूँ, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के द्वारा की गई। क्वेश्चन है भाई, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? 1336 कृष्णदेव राय, नरसिंह सलुवा, हरिहर और बुक्का देवराय प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर के द्वारा की गई थी। तो बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है। मेगा, मेगा क्या होता है मेरा भाई? मेगा होता है एक बहुत भीड़ वाला जगह, एक बहुत ही, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा भीड़ हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक वो तय कर रखा है कि उसमें जनसंख्या कितनी है, जो मेगा शहर है क्या कितनी है। 20 मिलियन नहीं है, 15 मिलियन नहीं, 10 मिलियन राइट आंसर हो जाएगा। 10 मिलियन राइट आंसर, 10 मिलियन।
यानी कि लगभग 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं मेरा भाइयों, हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए सुपर स्काई क्लास में सुपर टीचर्स के साथ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाएँगे। आप ऐसे समझिए कि आपको एक-एक क्वेश्चन के बारे में बताएँगे मेरा, एक-एक क्वेश्चन के बारे में बताएँगे और बहुत प्यार, बहुत स्मूथली पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं धमाधम पढ़ाते चले गए, टिक्का मारते चले गए, वो वाला काम नहीं है यहाँ पर। जो लोग पेड बैच में पढ़ाते हैं, आपने पेड बैच लिए होंगे, जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे कल से आपको पेड बैच में यही पढ़ाऊँगा ना, बड़े मस्ती से भाई, बड़े मस्ती फ्री में मिल रहा है, पढ़ लो। यूपी होमगार्ड के लिए कम सैलरी में पेड बैच क्या ही लॉन्च किया जाए मेरा भाई, क्या ही लॉन्च किया जाए। ये फ्री में पढ़ाते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टाटा।